हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? वेरी गुड। आज हम अपने इस नए प्लेटफ़ॉर्म पर एक नई मुहिम लेकर आए हैं, जो है व्याकरण, हमारी हिंदी भाषा की व्याकरण। और ये जो व्याकरण हम शुरू करने जा रहे हैं, वो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? देखिए, रीट, पटवारी, एसएसजीडी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना, सीईटी, टेट, इन सब के लिए जो व्याकरण है, हिंदी की व्याकरण इम्पोर्टेंट है। और आज हम इसी हिंदी की व्याकरण के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि भाषा क्या होती है, फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जब हम अपनी बात, अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति किसी दूसरे से साझा करते हैं, जिस ध्वनि के माध्यम से करते हैं, हम उसे भाषा कहते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, मराठी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, है ना। अगर क्षेत्र विशेष पर हम अध्ययन करें तो उन्हें बोली कहा जाता है। हमारी हिंदी जो भाषा है वो राजकाज की भाषा है, राजकीय भाषा है। ठीक है। इसी हिंदी को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने, समझने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया गया है। हमारे व्याकरण आचार्यों ने व्याकरण लिखा है, जिस माध्यम से हम शुद्ध रूप से अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं। ठीक है, समझा सकते हैं। हम उसी व्याकरण की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आज टॉपिक लेकर आए हैं हम वर्ण। हमारी जो भाषा होती है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर मौखिक रूप में पूछा जाए, देखा जाए तो ध्वनि होती है, और लिखित रूप में क्या होती है? वर्ण। यहाँ सामान्य जानकारी में दिया भी गया है। ये देखिए, जो हमारी ध्वनि है, देखिए ये जो हमारी ध्वनि है क्या है? ये देखिए, ध्वनि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है ना। और मौखिक रूप से, और वर्ण है जो लिखित रूप से, वर्ण है जो लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है लिखित रूप से, है ना। लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है जिसे हम वर्ण कहते हैं। यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आई शब्द की। एक क्रमवाइज चलते हैं। देखिए, क्रमवाइज जब वर्ण आपस में, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो शब्द बनता है। और वो शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होते हैं, एक निरर्थक। कैसे? एक सार्थक होते हैं, एक निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ न हो। सार्थक जैसे विक्रम, परीक्षा, समाज, ये वर्ण दो से अधिक वर्णों का जोड़ है जिसका एक अर्थ निकलता है, ये सार्थक शब्द हैं। निरर्थक जैसे लब, ख, क, ग, घ, है ना, ये सब निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये होते हैं शब्द। अब बात आई पद। जब शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं और उस वाक्य में शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित कर लेता है तो वो पद बन जाता है। क्या बन जाता है? जब हम शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं और वह शब्द अन्य शब्दों से संबंध स्थापित कर लेता है वो, तो वह शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे कोई शब्द लेते हैं हम, जैसे पुस्तक ले लीजिए। हमने यहाँ पर लिया पुस्तक। पुस्तक एक शब्द है और इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया तो क्या बना? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पर एक पूरा संपूर्ण वाक्य बन गया। तो यहाँ पर जो पुस्तक शब्द है वो अब एक पद कर्म का काम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाक्यांश। वर्ण से शब्द, शब्द से हमने पद के बारे में जाना। अब वाक्यांश, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वो सार्थक शब्द होते हैं। अगर ऐसे बात करें कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उसी प्रकार शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य निरर्थक भी होते हैं और सार्थक। जो सही अर्थ दे वो सार्थक, जिसका कोई अर्थ न हो वो निरर्थक। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिल जाते हैं परंतु पूर्ण वाक्य नहीं बनते, अर्थात पूर्ण अर्थ नहीं देते, वो वाक्यांश होता है। माना जैसे वाक्य का एक मात्र अंश होते हैं। जैसे समझिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला कौन है, कैसा है, क्या है, नहीं पूरी लाइन में बताया गया, सिर्फ इतना लिखा है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला।
क्या है? आस्तिक। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला कौन होता है? आस्तिक। तो यहाँ पर ये वाक्य अपूर्ण है, यानी वाक्य सिर्फ अंश मात्र है। वैसे इसका एक पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है। देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, हमें पता है कि आस्तिक की बात कर रहा है, वो ईश्वर में विश्वास रखने वाला है यानी आस्तिक, परंतु वाक्य पूरा नहीं हुआ है, ये वाक्यांश है, इसे वाक्यांश कहते हैं। यहाँ तक सामान्य जानकारी वर्ण के बारे में। अब आगे हम देखेंगे वर्ण। क्या देखेंगे हम? वर्ण। अब देखिए वर्ण, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है भाई? 44। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में वर्ण कहलाती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 44। वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहली बात याद रखिए, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। अगर हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करोगे? 52। कितनी करोगे? 52। कितनी करोगे? 52। वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। क्या? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। कितने होते हैं? 33। स्वर हमारे 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। कौन सी? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अंग और अह ये हमारे अयोगवाही होते हैं। ये स्वर नहीं होते, ये अयोगवाही होते हैं। हमारे स्वर 11 होते हैं, परंतु मात्राएं कितनी होंगी? 10, क्योंकि ए की मात्रा काउंट नहीं होती। हमारे जो व्यंजन होते हैं ना, उनमें ए पहले से मौजूद होते हैं और स्वर हमेशा व्यंजनों के लगते हैं। ध्यान रखिए, मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन पे लगती है मात्राएं। कभी स्वर पर आपने मात्रा लगाई है क्या? नहीं ना। तो इसलिए हमेशा व्यंजन पर मात्रा लगती है, इसलिए हमारी मात्राएं कितनी हैं? 10 और स्वर कितने हैं? 11। शाबाश। अभी यहाँ देखिए, अब हमने पढ़े कि स्वर कितने होते हैं? 11। अब हम स्वर को 2 भागों में बांटेंगे। स्वर को कितने भागों में बांटेंगे? 2। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिसे लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी, लघु स्वर और मूल स्वर। और नंबर 2 पर है दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर जिसे एक मात्रिक यानी एक ही मात्रा लगती है, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। ये कौन से हैं? ए, ई, उ और री। 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। इनसे और स्वर बन सकते हैं, ठीक है ना, पर ये मूल स्वर है। दीर्घ स्वर जो मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। ये होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और इंग्लिश वाला आ, जो डॉक्टर के ऊपर मात्रा लगती है ना, वो वाले। और अंग और अह और चंद्र बिंदु वाला अंग, ये क्या होते हैं? अयोगवाही वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर हम बात करें तो उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोला जाए, नासिकीय वर्ण। और निर्नुनासिक मतलब जो मतलब नहीं, जो नासिकीय वर्ण नहीं है। अनुनासिक में कौन सा होगा? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जिसके बारे में हम व्यंजन पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। और निर्नुनासिक कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण छोड़कर, हमारे 11 स्वर छोड़कर, बाकी सब क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। जीवा, यहाँ तक उच्चारण स्थान के आधार पर हमने पढ़ा। अब जीवा, हमारी जीव की दृष्टि से हम वर्ड स्वर को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी जीभ की पहले वाला जो दांतों के पास रहता है वो अग्र स्वर, फिर मध्य स्वर और लास्ट में पश्च स्वर। अग्र स्वर से कौन से स्वर बोले जाते हैं? देखिए, ई, ए, ऐ बोल कर देखिए, ई, ए और ऐ। मध्य स्वर से कौन सा बोला जाता है? सॉरी, मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है? अह। कौन सा बोला जाता है? अह स्वर। और पश्च स्वर कौन सा है? यानी पीछे से, जीभ के पिछले भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं? आ, उ, ओ, औ। आ, उ, ओ और औ। ये हमारे जीवा के आधार पर है। जीवा के आधार पर कितने प्रकार के? 3 भागों में बांटा, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र ई, ए, ऐ, मध्य में ए और पश्च में आ, उ, ओ और औ। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब देखिए,
होठों की आकृति के आधार पर, किसकी आकृति के आधार पर? होठों की गोलाई आकृति के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक वर्तामुखी और एक अवर्तामुखी। वर्तामुखी मतलब जो होठों की जो हमारी आकृति होती है ये गोल हो जाए, ठीक है। और अवर्तामुखी की होठों की आकृति गोल ना हो, ठीक है। तो इसमें वर्तामुखी में कौन से होंगे? उ ऊ आ औ, उ ऊ उ ऊ ओ औ और आगत वाला आ। आगत वाला क्या होगा? आ। अवर्तामुखी में ए आ ई ए ऐ। ये हमारे होठों की आकृति के आधार पर है। अब हम मुख की आकृति के आधार पर बोलेंगे। मुख की आकृति के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं। एक संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त और अर्धविवृत्त। संवृत्त मतलब जो वर्त न बने, बिल्कुल मुंह बिल्कुल थोड़ा सा खुले, और अर्धसंवृत्त मतलब थोड़े से ज़्यादा मुंह खुले, और विवृत्त मतलब पूरा मुंह खुल जाए, और अर्धविवृत्त पूरा मुंह खुला है उससे थोड़ा कम बंद हो, थोड़ा सा कम खुला हो। तो संवृत्त देखिए, संवृत्त कौन सी है? ई उ ऊ, ई उ ऊ। अर्धसंवृत्त ए और ओ। विवृत्त पूरा मुंह खुलता है, इसमें आ, माँ जब बोलते हैं तो पूरा मुंह खुलता है, आ। अर्धविपरीत में ऐ, औ, आ और अ, ठीक है। ये 4 स्वर अर्धविपरीत में ऐ, औ, आ और अ। ये 4 अर्धविपरीत में, विपरीत में आ, और संवृत्त में ई उ ऊ, अर्धसंवृत्त में ए और ओ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? वेरी गुड। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ा। देखिए, संवृत्त कम मुंह है खुला, आधे से कम खुला मुंह, जिसमें ई और ऊ आएगा। अर्धसंवृत्त आधा बंद मुंह, ए और ओ। विपरीत मतलब पूरा खुला हुआ मुंह, आ। अर्धविपरीत मतलब आधा खुला मुंह, ए, आगत वाला आ, ऐ और औ। सॉरी। उच्चारण स्थान के आधार पर हम जो स्वर व्यंजनों के साथ पढ़ लेंगे